डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है। और डॉक्टर आयशा, मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को बताएं कि एक तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, दूसरा पूरे कोर्स को, स्किन के कोर्स को, स्किन की बीमारियों में मैं आप चाहूँगा कि आप शॉर्टली ब्रीफ करें। फर्स्टली अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा डर्मेटोलॉजी बैच 3 में। प्रीवियस बैच में मैं 2 में थी। नहीं बोला। प्रीवियस बैच में मैं बैच नंबर 2 में मैं एज ए स्टूडेंट थी और इस बैच में मैं सुपरवाइज़र थी एंड इट्स एन ऑनर टू मी। और मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इवन दो कि जो मैंने लर्निंग की थी खुद से प्रीवियस बैच में, और मतलब प्रीवियस बैच में मुझे लगता है कि मैंने इतना शायद नहीं सीखा जितना मैंने इस कोर्स में सीखा, क्योंकि आप लोगों की क्वेश्चनिंग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला पर्सनली। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सब ने काफ़ी इंटरेक्टिवली जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और हर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सीखने की कोशिश की। सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि किसी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमें इसके एक स्पेसिफ़िक मेडिसिन या एक स्पेसिफ़िक एक कंपाउंड पता चल जाए, नहीं, सब ने पहले उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी हर चीज़ को ब्रीफली सीखना चाहा। तो ये मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी अपने बैच के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव बैच था और ख़ुद से भी उनके पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, क्योंकि वो सभी डॉक्टर्स हैं बैकग्राउंड में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी इन सब के पास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि स्किन की बीमारियां, चूँकि हमने बहुत बार कोर्स में बात की, लेकिन फिर से एक बार जो है वो उस बात का रिवीजन हो जाए। मेन कॉजेज़ क्या है स्किन की बीमारियों के, और ख़ास तौर पे एक्नी, पिंपल को कैसे सही किया जाए, शॉर्टली आप बताएं विद द मेडिसिन। अच्छा, सबसे पहले तो हम जब भी कोई पेशेंट लेते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी ब्रीफली जो है हमें उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए, प्रीवियस हिस्ट्री सब कुछ। और अगर मैं एक्नी के बारे में बात करूं तो एक्नी में हमारे बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ आते हैं। अगर मैं मेन फैक्टर्स की बात करूं तो उसमें सबसे पहले अगर मैं गट सिस्टम से आऊँ तो हमारे पास डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये मेन रीज़न्स होते हैं एक्नी के। एक्नी से एग्रावेट बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ आऊँ तो अक्सर फ़ीमेल में होता है कि FSH और LH की या तो बहुत ज़्यादा हाई एक्सेसिव हो जाते हैं या उसका बहुत ज़्यादा लो लेवल हो जाता है। पीरियड्स इश्यूज़ की वजह से भी हमारी एक्नी बहुत ज़्यादा एग्रावेट होती है। PCOS के पेशेंट्स को अक्सर जो है एक्नी एग्रावेट होती है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की बात है तो उसमें नक्स वोमिका और ब्रायोनिया वगैरह भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। हिपरसल्फ, अगर पस वाली एक्नी है तो हिपरसल्फ एक बेस्ट मेडिसिन होती है जिसके अंदर जो है वो पस को सक्शन देती है, मतलब पस को सुखा देती है, तो हिपरसल्फ उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। और अगर हमें उस चीज़ को बाहर निकालना है तो हम साइलेशिया देते हैं। इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हमारी स्किन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा अगर मैं बायोकेमिक की बात करूँ, उससे पहले एक बहुत सीनियर डॉक्टर जो कि हमारे यहाँ पे गेस्ट भी हैं, उन्होंने भी बायोकेमिक्स की बात की है। तो बायोकेमिक भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। तो ये सारी मेडिसिन, ज़रूरी नहीं कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ट्रीट करें। हम अक्सर ऐसा होता है कि हम बायोकेमिक मेडिसिन एक सिंगल रेमेडी या सिंगल बायोकेमिक देकर भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा चाहूँगा कि इंटरेक्टिव बनाएं उस सेशन को। और अक्सर जो बच्चे हमसे सवाल करते हैं डॉक्टर आयशा, वो यही होता है कि जब एक तो ये होता है ना कि बातें करना और पढ़ना, ये आप समझते हैं कि अलग चीज़ है, लेकिन जब मरीज़ आपके सामने आता है और जब आपसे वो सवाल करता है तो बहुत सारी बातें और जहन में आती है कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं, अब इसका जवाब हम क्या दें, है ना। तो वही बच्चे हमें मैसेज कर रहे होते हैं, या हमारे बैच के जो बच्चे थे कि सर ये वाली इस बात का क्या जवाब दें और इस बात का क्या जवाब दें। तो मैं कुछ ऐसे सवालात आपसे पूछूंगा यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, और मैं खुद इशारा करूँगा, वही बच्चा मुझे आंसर देगा, क्योंकि मुझे पता है मैं बोलूँगा हाथ उठाओ तो कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि मरीज़ के कॉमन सवाल क्या हो सकते हैं, ऐसे सवाल जो आपको पढ़ाए नहीं गए लेकिन आपने अपने इंटेलेक्चुअल के ज़रिए उसका जवाब देना है। ज़ैनब मुर्तज़ा यहाँ मौजूद है, बहुत ही एक्टिव है। और ज़ैनब मुर्तज़ा, आपसे सवाल मेरा ये है कि आप खड़े हो जाए पहले तो, ताकि बाकी सब आपको देख भी लें। अच्छा, ज़ैनब मुर्तज़ा हमारे जो है वो हमारी एम्बेसडर भी हैं और माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। अच्छा ज़ैनब, एक पेशेंट को आपने दवा दी, सही है, और आपने उसको कहा था कि उसको 1 हफ्ते बाद आना है, आपको बताना है कि भाई उसकी कंडीशन क्या है, और वो जो है उसने दवाई खाई, उसको फ़ायदा भी हो गया।
तो वो फिर चला गया। अब जब 1 साल के बाद वो आपके पास आए और आपको कहे कि और उसका मर्ज ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो गया, बढ़ गया, क्योंकि उसके तो इलाज चलना था, 1 हफ्ते बाद उसको आना था फॉलोअप के लिए, फिर आपने उसको मज़ीद जो है वो मेडिसिन देनी थी। अब जब वो बाद में आया तो और वो आके आपको कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो फिर से वही हो गया, तो आपने उससे सवाल किया कि भाई तुम क्यों नहीं आया, तो बोला बस वो मेरे जहन से निकल गया, तो आप क्या बोलेंगे उसको? कॉन्स्टिपेशन के ही जो है ना, मैं आपको अक्सर हाँ, मैसेज बिल्कुल। होते हैं कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन की कोई भी मेडिसिन देते हैं ना, तो उसका 2 डेज या 3 डेज में जो उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स वो पेशेंट यही मुझसे कहते हैं कि वो तो ठीक हो गया था इसलिए हमने आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया या हमारी मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। तो ये ज़्यादातर मेनली क्वेश्चन यही होता है पेशेंट का। तो आप क्या बोलती हैं उसको? फिर मैं उनसे यही कहती हूँ कि मैंने आपको कहा था एटलीस्ट 1 मंथ आप यूज़ करें। अब आपको एक चीज़ ठीक हो गई डजंट मीन कि जो है ये पूरा जो है आपका जो है ये क्योर हो गया है, क्योर नहीं हुआ था ये। ठीक है। एटलीस्ट आपको 1 मंथ मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि जो है प्रॉपर जो है सिम्टम्स ठीक है, ठीक है, तो आप इसी तरह से उसको बोलेंगी। मतलब आपका थोड़ा जो है डांटने वाला अंदाज होगा। आप पहले बोलेंगे आप जो है वो आए क्यों नहीं हैं, आप पहले ये कहेंगे कि आप क्यों नहीं आए, आपको आना चाहिए था, उसके बाद आप जो है वो बोलना शुरू करेंगे। सर क्योंकि हम पहले ही हाँ, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप डांटेंगी उसको इस तरह से, इनडायरेक्टली ये डांटना ही हो गया कि आप क्यों नहीं आए, आप सवाल करेंगे उससे, और तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आइंदा अगर वो नहीं आ पाया या किसी वजह से, तो वो आने के लिए सोचेगा कि अगर मैं फिर से गैप करके गया तो फिर से मुझे वो बातें सुनने को मिलेंगी? नहीं सर, ऐसा होता है कि हम आप एटलीस्ट इंटरेस्ट करो, आप इंटरेस्ट रहो, तो जो मैं अपनी मेरे साथ जितने भी ऐसे केसेस होते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि आप मेरे साथ इंटरेस्ट रहो, कांटेक्ट में रहो, मुझे बताते रहो आपकी क्या सिचुएशन है, तो फिर जो है उस हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तालियां बजाएं बहुत सारी। आप सब इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी डॉक्टर आयशा, आप क्या बोलेंगे उसको? मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, थोड़ा इसलिए ऊपर क्योंकि अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि पेशेंट्स मेडिसिन लेने के बाद स्टॉप कर देते हैं ये कह के कि नहीं हम तो क्योर हो गए थे, तो वो ऐसे क्योर नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि अगर एक चीज़ ख़राब होने में साल 6 महीने लगें तो उसको क्योर होने में 2-3 मंथ्स तो लगेंगे ना, अगर आप उसे कम्प्लीटली क्योर करना चाहें तो। अगर वो बहुत ही प्रोलॉन्ग डिजीज़ लेकर आए, जैसे 4-3 ईयर्स हो गए हैं उसे इसी बीमारी में, और वो चाहे कि विदिन 1 मंथ या विदिन 1 वीक ये क्योर हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होता, कोई मैजिक नहीं है, ये मेडिसिन है, तो इसके लिए लाजमी इन टच रहना चाहिए, लाजमी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजी क्या बोलती है, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, एमफिल इनरोल्ड हूँ मैं। तो देखिए बेटा, बात यह है कि इंसान जो है ना, वो कोई भी हो, आप हो या मैं हो, हम में से किसी को भी डांट सुनना नहीं पसंद। हम सब जानते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें जो है वो डांटे, चाहे वो घर। बाद दफ़ा डांट साइकोलॉजी में कहते हैं कि अच्छी बात भी है, डांटना चाहिए जब आपका वक्त हो, लेकिन उसका अंदाज बदलना चाहिए। मेरे हिसाब से आप सबने सही कहा अपने हिसाब से, और ऐसा होना भी चाहिए और ये बोलना भी है, लेकिन उससे पहले एक बात का इजाफा करना है। जब आपको मरीज़ कहे कि डॉक्टर साहब मैं किसी वजह से नहीं आ पाया, तो आप कहें सही है, मसले की बात ही नहीं, अब आ गए ना, अब आपका फिर से इलाज शुरू हो जाएगा, अब आपने आना है, सही है ना। पहले जो गलती की थी अब वो गलती नहीं होनी चाहिए, सही है। तो ये इनडायरेक्टली आपने उसको डांट दिया, सही है ना। लेकिन ये क्या है, पेशेंट जो है ना वो आपके पास आराम से आए, फ्रीली आए, उसको आने के लिए या बात करने के लिए सोचना ना पड़े। जिस वक्त पेशेंट को आपसे बात करने के लिए सोचना पड़ गया, तो वो अपनी बातें आपको नहीं बताएगा, वो अपनी बातें आपसे हाइड कर लेगा, ठीक है। तो पेशेंट अगर कुछ भी कहे आप हाँ कोई मसले, पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं आए, मेरे पास बाद पेशेंट ऐसे भी आए, मैंने कहा आप कहाँ पे थे? वो डॉक्टर साहब वो इलाके में डॉक्टर था, तो उसको दिखा दिया और उसने दवा भी दी, MRI भी करवाया 15,000 रुपये का, और मैंने कहा फिर क्या हुआ उसके बाद? बोला फिर वो ज़ाहिर फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर मैं आपके पास फिर से आ गया। तो मैंने कहा सही है, मसले की बात है, अब आ गए, अब शुरू करेंगे। हालांकि उसकी हरकत तो बहुत ख़राब है, हमें तो उठा के भगा देना चाहिए उसको, बाहर है कि उसने हरकत की, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी बिल है, वो आपका बॉन्ड तो नहीं है ना, आपका नौकर तो नहीं है, या ना आपने उसको पे किया है कि आपको उसके पास आना है, तो वो क्यों आया आपके पास? हर इंसान इंडिविजुअल है, हर इंसान की मर्जी। आप ओपननेस को एक्सपीरियंस रहें, और कोई भी आए तो उसको ओपननेस को एक्सपीरियंस रखें। बहुत अच्छी बात है, हमने सीखी। अब मैं चाहूँगा कि आप बैठी रहे आयशा,
और ये यहाँ करें। अब मैं चाहूँगा कि दूसरा सवाल पे आए जरमीन। मैं चाहूँगा कि जरमीन आपके जोरा तालियों में स्टेज पे आए और एक दूसरा केस हम आपसे शेयर करते हैं। एक मरीज़ आपके पास आया है, अभी हम मेडिसिन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बात जो है वो केस चेकिंग की हो रही है कि आपको कैसे मरीज़ को जवाब देना है। ठीक है, जरमीन हमारे साथ है। जरमीन, एक पेशेंट आपके पास आई है और वो फीमेल है, और आजकल तो हम देख रहे हैं कि फीमेल के भी वही काम है जो मेल्स के पहले हुआ करते थे कि सिगरेट पीना, शराब पीना। अब ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम कहें कि मेल ही पीते हैं, सही ना। अब तो दोनों में कॉमन हो चुका है, बहुत सारी मिसालें हम तो केस देख रहे हैं। एक मरीज़ आपके पास आई है, खातून है, इकरा यूनिवर्सिटी, मुझे बोला ना तो नहीं चाहिए लेकिन मैंने वो लिख नाम कि उसमें पढ़ती है, और वो कह रही है कि डॉक्टर साहिबा मैं जो है वो सिगरेट पीती हूँ और मुझे खांसी हो रही है। तो आप क्या बोलेंगे उसको? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं उनकी कंसल्टेशन करूँगी कि क्या कहते हैं आप ये या जो भी ठीक है, समझाऊंगी अपनी तरफ से, उसके बाद फिर मेडिसिन ट्राई करूँगी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो उसको समझाएंगी, उसके घर वाले उसको नहीं समझाते होंगे क्या? बिल्कुल समझा देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें घर वाले की बात समझ नहीं आ रही होती, लेकिन कोई और कहते तो समझ आ जाए। क्या आपको नहीं लगता आप उसको समझाएंगी तो वो कहेगी कि मेरे घर वाले भी वही बातें कह रहे हैं, इसने भी वही बात कही है, मुझे क्या ज़रूरत है इसके पास आने की? मैं फिर से जाऊंगी तो वो डॉक्टर साहिबा जो है मुझे फिर से जज करेंगी कि ये वही आ गई जो लड़की सिगरेट पीती है। क्योंकि सिगरेट को आमतौर पे बाल लोग तो अच्छा सब वो समझते हैं। जैसे बाल लोग मैंने देखे कि मेरे पास जब मरीज़ आया तो उसने कहा कि मैं जो है वो शीशा पीता हूँ, तो मैंने कहा यार ये तो सही चीज़ नहीं। तो बोला डॉक्टर साहब शीशा पीना तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बाद लोग तो उसको कुछ समझते नहीं ना। तो ऐसे भी हमारे माशरे में लोग हैं जो कि सिगरेट को, शराब को, ये शीशे को तो वैसे वो उसको तो है ना ड्रग या कोई एडिक्शन में समझता हूँ कि शीशा है ही नहीं। शीशे को तो लोग ये समझते हैं कि जैसे जो है वो चिप्स है, लेज है, वो उसको इस सेंस में लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो जब आप उसको कहेंगे कि आप सिगरेट नहीं पिए या आप सिगरेट छोड़े स्टार्टिंग में ही पहली बार, तो वो आपसे रेजिस्ट हो जाएगी, या वो ये सोचेगी कि ये डॉक्टर मुझे जो है वो जज कर रही है? ऑब्वियस है कि फौरन शुरू से बोलना नहीं शुरू कर दूँगी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेडिसिन के साथ साथ मतलब बात करना शुरू करूँगी या जो भी। लेकिन स्टार्टिंग आप इसी से लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैठे। और कोई बच्चा ये कि इन्होंने सही से काउंसलिंग की मरीज़ की, कौन कौन इत्तेफाक कर रहा है वो हाथ उठा ले। अच्छा, आप कह रही हैं गुलाम मुस्तफ़ा सेम कॉलेज की हैं इसलिए कह रही हैं वो सही कर रही हैं। आप सब सिर्फ जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा के इत्तेफाक है कि इन्होंने सही कहा है, और बाकी सब कह रहे हैं कि इन्होंने सही नहीं कहा। ऐसे ही इन्होंने सही से बात नहीं की मरीज़, आप ऐसा समझ रहे बेटा? हाँ, सही से की है। तो क्या होना चाहिए? कोई और है डॉक्टर यहाँ पे जो बताना चाहे कि कैसे इस मरीज़ को डील किया जाए? कोई भी विलिंगली आना चाहे। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, सवाल ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा एलिबरेट करके बता देता हूँ। देखिए बेटा, बात ये है कि पहले भी मैंने बहुत दफ़ा बताया आपको, और आ चुके हम फेस टू फेस सामने हैं। आप जो है ना वो डॉक्टर हैं, ठीक है, पहली बार ये समझनी है हमें। मरीज़ आपके पास जो है वो मर्ज़ में आया है, ठीक है, और हम अगर उसको समझाने बैठ जाएंगे और उसको सिखाने बैठ जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास से भाग जाएगा। अब देखिए, हमने जब डॉक्टर मुनज़्ज़र ने और मैंने बात की तो ये बुलाने का और समझाने का मकसद ये था कि आपके सामने 10-15 मिनट हमारे वेस्ट हो गए उसको समझाने में। ऐसी है ना, वो उसको समझा रही है, वो फिर क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, वो उसको मतलब डॉक्टर मुनज़्ज़र अपनी बात को सच कर रही है कि ये चीज़ गलत है, और वो उस पर डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तो स्मोकर है ना, वो तो डिपेंडर होगा। आप अगर कोई, हर इंसान एक हद तक ये समझता है कि मैं सही हूँ, चाहे वो सही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिसमें इंसाइट होती है, लेकिन हर इंसान अपने तौर पे ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो तो बेस्ट है ना, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, है ना। ये बहुत कम लोगों में इंसाइट होती है। तो वो जो शख्स है जो अभी मैंने एग्जांपल दी, मैंने एक्ट किया, वो ये समझ रहा है कि भाई मैं तो सही कर रहा हूँ ना, ये डॉक्टर क्यों समझा रही है मुझे, इसलिए उसने डिफेंड किया बार बार उसकी बातों पे। ऐसे लोग बहुत सारे आएंगे। जब आपके पास कोई मरीज़ आए और वो कहे कि डॉक्टर साहिबा मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मेरे पास जब कोई आता है और मुझे कहता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मैं उसको है ना इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता इसकी बात को। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने लिखने में या जहन में इम्पोर्टेंस नहीं देता, मैं अपने बिहेवियर में उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं उसको कहता हूँ कि सही है, आप पी रहे तो अकेले तो नहीं है आप जो मतलब सिगरेट पी रहे। बोलता है हाँ डॉक्टर साहब यही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, यही तो सबको बोलता हूँ मैं। डॉक्टर पता नहीं क्यों इस बात को अजीब समझते हैं। उसमें जो है वो क्या आ गया
आपके आपके लिए उसके दिल में रेपो डेवलप हो गई, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो गई। आपने उसको बोला कि आप सिगरेट पीते हैं, ये गलत बात है, तो क्या वो जो बाकी गलत काम कर रहा है वो आपको बताएगा? वो क्यों बताएगा? जब आपने सिगरेट पे इतनी सुना दी उसको, तो वो बाकी गलत काम क्यों बताएगा? अगर उसने कोई ऐसी चीज़ कर ली है कि जिससे उसकी तबीयत खराब हुई है, तो वो आपको क्यों बताएगा? वो आपको कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि आपने सिगरेट पे उसको रेजिस्ट कर दिया, उसको रोक दिया। तो आप कहें कि ठीक है, एक मेरे पास आया मरीज, ऐसी बात नहीं कि मेरे मरीज जो है वो सिगरेट पीना छोड़ते नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन सबसे छुड़वाता हूँ सिगरेट, लेकिन उसका एक जो है वो वे होता है। जब मेरे पास कोई मरीज आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मैं कहता हूँ सही है, आप पीते, आप अकेले तो नहीं है जो पीते हैं, आप मुझे मसला बताएं, आप आए किस लिए है मेरे पास? तो वो कहता है मैं खांसी नजले के लिए। अब आपने बात समझ में आया, वो सिगरेट छोड़ने के लिए नहीं आया है। तो जब सिगरेट छोड़ने के लिए नहीं आया है, तो आप तबलीग क्यों कर रहे हैं उसको? अगर आप सिगरेट छोड़ने की उसको तबलीग करेंगे, शराब छोड़ने की तबलीग करेंगे, तो वो भाग जाएगा, वो आपके पास आइंदा नहीं आएगा। आइए समझे बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझा रहा हूँ कि पेशेंट की कैसे आपने जो है वो वेलबींग पकड़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि पेशेंट आपके पास क्यों आया है। वो खांसी के लिए आया है, उसका कॉज ठीक है स्मोकिंग है, सब जानते हैं खांसी का बहुत बड़ा कॉज स्मोकिंग है, लेकिन वो आपके पास खांसी के लिए आया है, तो यू शुड हैव टू ट्रीट द कफ फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद आगे जाके जब आप देखें कि आपका रेपो बन गया, फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, आप अपनी क्लास फेलो से पहली बार मिल रही, तो क्या आप पहले दिन अपनी किसी भी क्लास फेलो को बोल देंगी कि यार मेरे पास आज ना बस का रेंट नहीं है, तो मुझे 100 रुपये तो दो? तो क्या कोई आपकी क्लास फेलो 100 रुपये देगी आपको? नहीं देगी ना। वो बोलेगी तुम कौन हो भाई, मैं तो तुम्हें पहली बार मिल रही हूँ, तुम पता नहीं कल आओ ना आओ, ना तुम्हारा नंबर है, ना तुम्हारा एड्रेस है, ना तुम्हें जानती हूँ, ना तुम्हारी शक्ल देखी, तुम कह रही हो 100 रुपये दे दो। लेकिन जब 1 साल हो जाएगा, आप उससे 10,000 भी मांगोगी, तो वो बोलेगी ये लो। बहुत सारी मिसालें, यूनिवर्सिटी में जब बच्चा पढ़ रहा होता है, स्टूडेंट लाइफ में होता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्डेबल नहीं होते, तो क्या करते हैं, दूसरे बच्चे मिलके उसकी फीस भर देते हैं, ऐसी है ना। लेकिन ये पहले दिन तो नहीं होता ना बेटा, पहले दिन तो नहीं होगा, पहले दिन तो आपको रेपो बनानी पड़ेगी। जब मरीज पहले दिन आपके पास आया, तो यू शुड हैव टू बिल्ड अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद हर। मैं बार बार बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिलीज आती हैं और मुझे बाकायदा मिठाई के डब्बे लाके लोग देते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारे बेटे जैसे हैं, भाई जैसे हैं, आपको मेरी बेटी की शादी में आना है। और बाखुदा मैं एक की शादी में भी अभी तक नहीं गया। मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि आई एम अ डॉक्टर और मेरी एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, मेरी उससे रिलेशनशिप है इन द रूम ओनली, ठीक है ना। रूम के बाहर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कॉल उठाता हूँ, उसके मसले का हल करता हूँ, लेकिन मैं उसकी शादी में नहीं जाता, मैं इसको सही नहीं समझता। ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा प्रोफेशनली रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पेशेंट मेरा दोस्त है, लेकिन एक हद तक दोस्त है, इतना भी गहरा दोस्त नहीं है कि मैं उसकी शादियों में जाऊँ, उसके फंक्शन में जाऊँ। फिर क्या होगा, अगर आप इतनी बेतकल्लुफी कर लेंगे ना, तो पेशेंट एकदम से रूम में आएगा, दूसरा मरीज बैठा बोलेगा और यार क्या हाल है, तो वहीं पे आपकी सारी रेपो खत्म हो गई। यू आर अ डॉक्टर, तो यू शुड हैव टू ऑब्जर्व कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप किसी को मौका देंगे यार बोलने का, तो वो आपको यार बोलेगा। आप पेशेंट को ये अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो एकदम से दरवाज़ा खोले, तो वो एकदम से दरवाज़ा खोल के आएगा। अदरवाइज अगर आप एक जो है वो प्रोफेशनल बाउंड्री कायम करेंगे, तो पेशेंट आपसे जो है वो बाउंड्री में रहेगा, सही है। तो यू शुड हैव टू बिल्ड अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। पेशेंट के साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना है, उसको ओपननेस देना है, जो वो बोलना चाहे बोले, सही है, ताकि उसको ओपननेस टू एक्सपीरियंस हो। पिछले सेमिनार में भी हमने ये सब जो है वो बात की थी कि इतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस जो है वो देना, ताकि चीज़ें बेहतर हो। जी डॉक्टर आयशा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बिल्कुल इस बात से आपके एग्री करूँगी। आपने लास्ट टाइम भी जो हमारा सेमिनार था, उसमें भी आपने यही बताया था कि हमें एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए एक डॉक्टर और उसके पेशेंट के दरमियान। ऐसा ना हो कि मतलब आपके क्लिनिक में 6-7 और लोग बैठे हैं और वो एकदम से आए और आपसे एकदम बहुत ही फ्रेंडली माहौल में बात करें। तो आप एक डॉक्टर हैं, आपको ऐसा भी नहीं है कि अब आप एक अपनी एटीट्यूड में बैठे। हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि नाम के साथ अगर डॉक्टर लग जाता है तो एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है। तो ऐसा भी होना यस कि हम डॉक्टर हैं, तो हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए जो कि सामने वाले को भी अच्छा लगे, और हमारी जो प्रोफेशनल है, हमारा जो प्रोफेशन है, हम जिसमें वर्किंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी वो बिल्कुल सूटेबल होना चाहिए।
तो अपने एटीट्यूड को सबसे पहले हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। सर के एटीट्यूड का बताने का मकसद या एक प्रोफेशनल बाउंड्रीज रखने का मतलब ये नहीं है कि आप रूडली बिहेव करें या आप जस्ट फॉर केस टेकिंग उससे बात करें। आप उससे इस तरह से बात करें कि वो आपकी बात माने। जैसे अभी प्रीवियसली सर ने और मिस मुनज़्ज़ा ने ये बात बताई कि हमें एक ऐसी बाउंड्री, ऐसा हमें एक रिलेशन रखना चाहिए पेशेंट से कि वो आपकी हर बात माने। फर्स्ट विज़िट में वो आपकी कोई बात हो सकता है माने और कोई बात नहीं माने। समटाइम्स ऐसा ही होता है कि मोस्टली मैंने देखा ऐसा ही होता है कि वो फर्स्ट विज़िट में कोई बात आपकी नहीं मानेगा, एक आध मान लेगा, आपकी 10 बातों में से 2 बातें मान लेगा, 8 या 7 बातें छोड़ देगा। तो जब आप उससे प्यार से और तरीके से बात करेंगे एक प्रोफेशनल बाउंड्री में रहते हुए, तो वो आपकी बात को समझेगा और आपकी बात को मानेगा। और ऐसा होता है कि अगर कोई शराबी बंदा भी आपके पास आ रहा है, कोई बहुत टाइम से ड्रिंकिंग कर रहा है, तो वो एक टाइम आएगा कि आप उससे इतने अच्छे तरीके से बात करें, इतने अच्छे तरीके से आप उसको डील करें, तो वो लाजमी एक टाइम आएगा कि आपकी वो इस चीज़ को लाजमी वो छोड़ देगा। आप अगर कहेंगे ना कि नाउ यू हैव टू क्विट दिस, तो वो लाजमी वो इस चीज़ को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं कि उसको बिल्कुल ही एक दोस्ताना माहौल दे दिया, नहीं, आपने अपने प्रोफेशन के साथ साथ उसके साथ एक बहुत अच्छी बाउंड्री रखी है। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अभी अभी ज्वाइन किया हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद तैयब साहब। एक बार जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर तैयब साहब के लिए। CEO है हेलीमेन बुक स्टोर एंड फार्मेसी। आप सबके लिए जो है वो डॉक्टर साहब जो है वो वाउचर लेके आए जिस पे जो है वो किताबों पे, और डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ होम्योपैथिक के जो है वो पाइनियर्स में से हैं। हेलीमेन बुक स्टोर जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला शायद यही था। हाँ, 1985 में हेलीमेन बुक स्टोर सबसे पहला स्टोर जो सेंट्रल कॉलेज के सामने बना, जहाँ पे बुक्स की इब्तिदा शुरू हुई। उसके बाद जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब को अभी हम थोड़ी देर बाद जो है वो स्टेज पे बुलाएंगे भी इंशाअल्लाह। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बेटा यहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशनशिप की। इस बात को बस 2-3 बातें और बोलूँ फिर वो हम इसको करेंगे। आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन द क्लिनिक। पेशेंट जो है आजकल वैसा पेशेंट नहीं है जैसा पहले था। पेशेंट बहुत ही एडवांस हो चुका है। पेशेंट सारी बातों को जानता है, ठीक है ना। पेशेंट आपके पास जो है वो एज अ डॉक्टर आया है, वो आपको डॉक्टर समझ रहा है। आपको जो है वो उसके घर वालों की तरह उसको ट्रीट नहीं करना। जैसे अम्मा डांटना शुरू हो जाती है, आप डांटना शुरू हो गए उसको कि तुमने ये क्यों किया, हमने अभी बात की। जैसे जो है मौलवी तबलीग करना शुरू हो जाता है, आप तबलीग करना शुरू हो गए, आपको तबलीग नहीं करनी, आपको उसका मसला हल करना है। ये बात हमने जब पहले सेशन किया था मैंने उसमें भी बताई थी कि अभी भी हमने बहुत सारी डॉक्टर साहब के आने से पहले सर हमने बात की कि कोई पेशेंट अगर ये कहता है कि मैं स्मोक करता हूँ, मैं शराब करता हूँ, तो उसको कैसे डील करना है। उसको आपने जज नहीं करना है कि तुम शराब पीते हो, तुम तो शराबी हो, नहीं। आप उसको ओपनली लें कि ठीक है, उसको बोले कि देखिए आप अकेले तो नहीं है जो आप शराब पी रहे हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो शराब पी रहे हैं। तो वो थोड़ा ऐसे होकर बैठ जाएगा, हाँ डॉक्टर साहब मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि वो आपको सब बातें बताएगा, है ना। और अगर आपने उसको जज किया, आपका अंदाज ऐसे हुआ या आपने बोला है तुम शराब पीते हो, तो वो फिर फ़ौरन रेजिस्ट हो जाएगा, वो आपको कोई बात आगे नहीं बताएगा, ठीक है। तो बड़ा ओपननेस को एक्सपीरियंस देना है। एक बहुत ही अजीब सा केस है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सबके सामने में बताऊँ क्योंकि सब डॉक्टर बैठे हैं और ये बात कोई डॉक्टर में शर्म की कोई बात नहीं होती। एक सर मेरे पास पेशेंट आया, वो जो है वो गे था, वो मेल टू मेल इंटरेक्शन का उसको शौक था। और ये हम देखते हैं कि 2 तरह के लोग हैं, एक जो है लेस्बियन होती है जिनको फीमेल टू फीमेल जो है वो उनका इंटरेस्ट होता है, और एक जो है वो मेल होते हैं। तो सर जब वो मेरे पास आया और वो बड़ा जो है वो सहमा सा था कि मैं कैसे बताऊं डॉक्टर को कि मेरी ये हालत तो ठीक नहीं। तो उसने बोला कि सर मेरा एक मसला है। मैंने कहा हाँ बताएं क्या मसला है आपका। उसके बाकायदा है ये जो है वो मुट्ठी बंद थी। अब चूँकि मेरी साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, मैं इन बातों को समझता हूँ कि कोई अगर कोई मुट्ठी बंद के साथ आया तो मतलब कोई बात उसके अंदर है, और अगर वो आपके क्लिनिक से जाता है और उसकी मुट्ठी बंद है तो आपकी नाकामी है। मेरी नज़र में वो डॉक्टर फेल है कि पेशेंट ऐसे आया और ऐसे चला गया, वो बात को साथ ले गया, उसने वो बात नहीं बताई। जब पेशेंट आके ऐसे करके बैठ जाए तो इसका मतलब कोई बात है, उसकी मुट्ठी बंद है और वो ऐसे जो है वो सहमा होकर बैठा हुआ है, वो कुछ बताना चाहता है। और अगर आपने उसको ओपननेस टू एक्सपीरियंस दिया तो वो सब बताएगा। जब वो पीछे होकर ऐसे आराम से बैठ जाए तो इसका मतलब आपने सारी जो उसकी गिरा थी वो खोल दी है। अब वो आपको सब बताएगा भी, आपकी केस चेकिंग होगी, क्योंकि हम जानते हैं होम्योपैथिक में आपने एक सिम्टम छोड़ दिया तो फिर आपकी दवा चेंज हो गई। फिर बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हमने जो है वो दवा दी, फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो आपकी केस चेकिंग अभी जो हमने पहले स्पीकर हमारे आए डॉक्टर इमरान साहब, उन्होंने बताया।
तो उन्होंने उस आदमी ने मुझे बोला डॉक्टर आयशा के मुझे कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ आराम से बताएं, कोई मसले की बात नहीं, आप जो बताना है बताएं। उसने कहा मैं जो हूँ वो गे हूँ, मुझे मेल टू मेल इंटरेक्शन का शौक है। तो मैंने कहा तो फिर क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे मैंने कहा तो फिर, तो बोला डॉक्टर साहब ये कोई बुरी बात नहीं। मैंने कहा नहीं, ये आप अकेले तो नहीं जो कि गे हैं, आप जाए दुनिया में बहुत लोग हैं, बाकायदा अमेरिका में तो शादियाँ हो रही हैं, फॉलो रजिस्टर्ड है। हाँ डॉक्टर साहब मैं यही तो कहता हूँ, लोग मुझे पता नहीं क्यों ऐसा वो समझते हैं, मुझे जो है वो नेगेटिव समझते हैं, मैं अपनी बातें किसी के सामने बोल नहीं पाता हूँ। आपने मेरी बात समझी, मैंने उसको ओपनली लिया, फिर मैंने उसका इलाज करना शुरू किया। उस इलाज के दौरान मैंने कभी भी उसको ये नहीं कहा कि आप ये काम गलत कर रहे हो, आप गलत आदमी हो। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन देखिए सबसे अच्छी बात जो है ना वो आपकी क्या है कि आप इसलिए आए हैं। मैंने कहा आपको मुबारकबाद हो कि आप ये छुड़वाने के लिए आए हैं, आप इसको गलत समझ रहे हैं ना। पहले मैंने उसको पूछा कि आप इसको गलत समझते हैं, क्योंकि अगर वो गलत समझेगा तो हम उसका इलाज करेंगे, अगर वो उसको गलत नहीं समझेगा तो हम उसके वालिदैन नहीं है बेटा कि हम उसके घर पे जाएं, उसकी अम्मी को शिकायत करें। कल की बात है, कल की सर, कल मेरे पास इमरान साहब एक क्लिनिक में मरीज आया, मेल था। उसने कहा मैंने जो है वो किसी फीमेल के साथ गलत काम किया, मैं किसी बड़ी गायनी की डॉक्टर के पास गया, मैंने उसको बताया कि देखें मेरे पेनिस से पस आ रहा है। उसने बोला क्यों आ रहा है, बोला मैंने जो है वो गलत काम किया। आप डॉक्टर ने आपको बता रहा हूँ ना, आपको नहीं बताऊंगा तो अपने घर वालों को बताऊंगा क्या। तो बोला डॉक्टर ने कहा कि मुझे अपनी वाइफ का नंबर दें, मैं उसको कॉल करके बताऊँ। बोला मैं तो सीट से उठ के भाग गया। आए समझ में? तो मरीज तो इसलिए नहीं आया बेटा कि आप डॉक्टर के पास वो क्यों आया, वो इलाज के लिए आया, आप इलाज करें उसका। और अक्सर मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि अगर कोई ऐसा मरीज है आप इलाज करना नहीं चाहते उसका, आपकी बाउंड्रीज उसकी इजाज़त नहीं देती, तो आप उसको कहें कि देखें मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ, आप उस डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका इलाज कर दें, या आप उस अस्पताल जाएं, आप उसको रेफ़र कर दें। सुनाने का मैं नहीं समझता, मेरी नज़र में जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को बातें सुनाएं। आप समझते हैं कि आप इलाज कर सकते हैं, आप उसका इलाज करें। आप समझते हैं आप नहीं चाहते उसका इलाज करना कि नहीं मैं ऐसे केस नहीं डील करता, भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी बाउंड्रीज है, तो आप उसको कहें कि ठीक है आप उसका जो है वहाँ जाए। वो जो गे मरीज था सर 8 महीने तक उसका इलाज जो है वो चला, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम भी छोड़े। पिछले महीने शादी भी हुई उसकी एक फीमेल के साथ, और जो है वो उसने मुझे कार्ड भी दिया। ऑब्वियसली मैं शादियों में नहीं जाता, मैंने आपको पहले बताया, तो मैं जो है वो नहीं गया। तो ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर आयशा को तालियां बजाएं ज़रूर से, ताकि उनको हम जो है वो रिसर्च कर सकें।